नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। बीजेपी ने दरअसल अपने प्रत्याशियों का चयन शुरू किया और चुनौतियों को देखते हुए ऐसे प्रत्याशियों की ओर बीजेपी ज़्यादा भरोसा जताती दिखी जिनको ऐसा मान के चल रही है बीजेपी कि वो उनको उन गढ़ों पर शिकस्त देंगे जिनके लिए माना गया कि ये सीट दरअसल एक व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ चुका है। उनमें से एक है हैदराबाद। 1984 से यहाँ ओवैसी फैक्टर काम करता रहा क्योंकि ये फैक्टर हो चुका है। पहले खुद असदुद्दीन ओवैसी के पिता और अब असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन बीजेपी इस बार एक महिला प्रत्याशी के साथ इस मैदान पर है, यानी हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देने के लिए। अब ये चुनौती कितनी कारगर हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनमें और असदुद्दीन ओवैसी में लगभग 3.25 लाख वोटों का फर्क रहा था। ऐसे में इस बार क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ बदल सकता है? क्योंकि बीजेपी के उस प्रत्याशी से, उस चेहरे से सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ। माधवी लता हमारे साथ है, समाज सेविका हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार मुखर होती रही। बहुत बहुत स्वागत है माधवी जी आपका। अब हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती बीजेपी के चेहरे के तौर पर आप देने वाली है। ऐसा क्या है जो बीजेपी दरअसल उस किले को सेंध मारकर वहाँ पर उस गढ़ में कमल खिला देगी? भाई साहब, ऐसा बहुत कुछ है, अगर गिनती करते जाएंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं चंद मुद्दे आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो यह है, 40 सालों से जो जिन असद जी का वहाँ पर एमपी सीट और उसके साथ साथ 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना राज चल रहा है। तो मुद्दा तो ये है कि 40 सालों में तो इंसान एक कदम भी तो कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ तो 40 साल लोग पीछे चले गए हैं। 21st सेंचुरी में जहाँ पर भारत देश कहीं नीचे से आते होते मोदी जी के प्रधानमंत्री के उस लीडरशिप में 5वां फेज में, आई वुड से इन द 5th प्लेस में आई हुई स्थान में, इकोनॉमिकल कंडीशंस पे लेकर पूरा अंतर्जातीय स्तर पर आपको ताज्जुब होगी कि वहाँ जहाँ पे असद जी अपने गढ़ कहते हैं और सारा देश गढ़ समझता है, वहाँ पे लोगों का पढ़ाई 7वीं कक्षा की होती है। वहाँ रिक्शा चलाने वाले 40 साल से रिक्शा ही चला रहे हैं और ऑटो चलाने वाले 40 साल से ऑटो चला रहे हैं। वहाँ पढ़ाई के मैदान में गवर्नमेंट स्कूल्स बड़ी खराब है और वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स खून चूसते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पे कोई मॉल्स नहीं है, वहाँ पे सिनेमा थिएटर्स नहीं है, वहाँ पे रोड पे कचरा फैला हुआ रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लोगों का भरोसा है। ये क्यों फिर? अगर आप कह रही हैं कि विकास नहीं पहुंच पाया, प्रधानमंत्री की योजनाएं नहीं पहुंच पाए, शिक्षा नहीं पहुंच पाई, उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी तो हैं, क्यों? वो इसीलिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस असद जी को लोग बड़े तादाद में वोट डालते हैं। अगर आप 2009 पे जाएंगे तो उनके कुल वोट 3 लाख चेंज थे। अभी 2014 में जब मोदी जी का वेव आ रहा था, इसके बीच में जब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने जो डोमिनेटेड हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से मिलाकर 1 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन को निकालकर उन्होंने मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन को डाल दिया है। कुल उन दोनों का डिफरेंस, अभी जितने आप हिंदू वोट्स निकाल दिए हैं और वहां पे जो मुसलमान वोट्स है, अगर वो नंबर आज के एग्जिस्टिंग 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि बहादुरपुरा और याकतपुरा का वो जो कॉम्बिनेशन में तकरीबन 4.5 लाख ऐड तो नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन अगर आप देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द टोटल electoral number voters 2009 and 2014, you would say a difference of almost 4.5 to 5 lakhs. अब ये कहाँ से आया? 2019 को भी फिर जोड़ लीजिए ना, 2019 को भी जोड़ लीजिए। बीजेपी का कैंडिडेट तो 2.25 लाख वोटों से हार गया आपका। That was the basic reason that तब भी पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशंस वहां पे जब हमारे आले नरेंद्र भाई थे या अपने बद्दमबाल रेड्डी जी थे, दे हैव गिवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड वेरी टफ फाइट। तब हमारे 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस हम जीत रहे थे, लेकिन आगे जाकर जैसे मोदी भाई का वेव बढ़ते गया है, दे हैव टेकन द राइट अपॉर्चुनिटी टू फिल इन लॉट ऑफ बोगस वोट्स। अब आप पूछेंगे आपके पास क्या मुद्दा, क्या है, प्रूफ क्या है? इवन इन 2023 नवंबर और दिसंबर के टाइम पर कांग्रेस के एमएलए जो नामपल्ली से फिरोज जी है, वो स्वयं
सारे प्रूफ्स वहाँ के चीफ मिनिस्टर को और जीएचएमसी को उन्होंने प्रेजेंट किए थे, जिसमें 6,20,000 के ऊपर देयर आर बोगस वोट्स। क्या किया गया इसके बारे में? आज तक वो वोट्स वैसे ही पड़े हैं। ये तो हुआ क्या मैम, हुआ क्या? क्योंकि वहाँ तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, आप भी हिंदू हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तो यानी अगर ये समीकरण नहीं बदला, हिंदू मुसलमान ही असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास कार्यों पे कभी सराहना नहीं की प्रधानमंत्री की, ऐसी बातें हमने लगातार सुना। वो अगर हिंदू मुसलमान करते हैं तब तो वो चुनौती अभी भी है। भैया फिर से मैं एक ही बात कहती हूँ आपसे, ये हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है। यहाँ पे मुद्दे 3 मुद्दे हैं। वहाँ पे मुसलमान को पढ़ाई दिया नहीं जाता है, मुसलमान को चाइल्ड लेबर बनाया जाता है, उनको मजहब के नाम से इतना प्रचार होता है वहाँ उनको वहाँ पे कि उसी के नाम से वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। अभी जब हिंदू आते हैं, गौ संरक्षण करने वाले बच्चों पर बहुत ज्यादती होती है वहाँ पर, और वहाँ के महिलाओं को आगे जाने के लिए सिक्योरिटी नहीं रहता है, पढ़ाई का नहीं होता है, वह मंदिरों पे अटैक्स होते रहते हैं और आम आदमी पे भी होता है। ना वो लोग हिंदुओं को छोड़े हैं ना मुसलमानों को छोड़े हैं। इसके साथ साथ आप जिस प्रकार के सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, 1127 पोलिंग बूथ सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर, ऐसा कोई भी आज तक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पर आपका नंबर 1127 सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हो सकते हैं आउट ऑफ 1996 पोलिंग बूथ्स। अब ये बताइए कौन सा नंबर है और किसने इसके ऊपर एक्शन लिया है? वहां का जीएचएमसी को लेना चाहिए था ना। इतना क्यों? 2023 नवंबर में एक वहां के लोकल बीजेपी भाजपा कार्यकर्ता ने उन्होंने जाके एक ऐसा कंप्लेंट लॉन्च किया है जहां पर एक हनुमान जी के मंदिर के ऊपर 40 मुसलमान के वोट्स थे, और वहां का जीएचएमसी इमीडिएट एक्शन लेने से बगैर वो लोग 2 दिन का मोहलत पूछे। क्यों चाहिए आपको 2 दिन का मोहलत? क्यों? पूरे डॉक्यूमेंट्स को आगे पीछे करने के लिए। आज भी ऐसा हिंदू स्मशान है जिसके ऊपर तकरीबन 40 वोट्स और 50 वोट से मुसलमान के वोट से। ये बात हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। अब आप बताइए, अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा है तो मोदी भाई जितने भी कार्यक्रम और जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स लेके आए थे, जैसे कि ट्रिपल तलाक लेके आए थे, 33.3% लेके आए थे, यूजीसी लेके आए थे, क्या तकलीफ है उनको? क्या तकलीफ है असद जी को उसको आगे बढ़ाने के लिए, जब मोदी भाई स्वयं मुसलमान का मदद करना चाह रहे हैं? नहीं, उनको तो बहुत चीज़ों से तकलीफ है। उनको सीए से तकलीफ है, उनको अब एनआरसी आता दिख रहा है, उससे मुसलमानों का हक मारे जाएगा, इस बात की तकलीफ है। उनको इस बात की भी तकलीफ है कि दरअसल सरकार ने मुफ्त अनाज देने की जो योजना बनाई वो विकास कार्यों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर पाए। उनको तो बहुत सारी दिक्कत है। वो तो कहते ही है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, वो तो मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर बन रहे हैं। लेकिन आप चूँकि उनके सामने हैं, वो अपने आप को रहनुमा बना रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे फिर? उस समीकरण को कैसे बदलेंगे? एक ही बात मुझे कहना है, अपने सारे पुराने बस्ते यानी हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लोगों से मुझे एक ही बात कहना है, भाई और बहनों, एक ही कह सकती हूँ मैं, आप 7वीं कक्षा पढ़ते थे इसके पहले, अभी 10वीं कक्षा फेल हो रहे हैं आप। अगर ये तरीका है तो मैं क्या बताऊं आपको। इसके पहले आप रिक्शा चलाते थे, आज किसी के घर में वो रिक्शा चलाने के भी आपके पास उतना भी आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो रिक्शा भी छूट गया आपसे, क्योंकि उसका रेंट तक पे करने पा रहे। इसके पहले अगर ऑटो चला रहे थे, शायद चंद जने ऑटो चला रहे और आपके बच्चे फिर से ऑटो चलाने के लायक ही रह गए आपके पास, और आपके घरों में न किसी प्रकार के अनाज का आप खरीद सकते हैं, न आपके मोहल्ले के कचड़े के 100 रुपए तक नहीं दे सकते आप। इसी के वजह से कचड़े मोहल्ले में भरे पड़े हुए हैं। अगर इसको आप तरक्की कहते हैं तो तरक्की तो फिर क्या कहना चाहिए उन राष्ट्रों को, जैसे कि गुजरात, जैसे कि अपने यहाँ साइबराबाद, अपने यहाँ जुबली हिल्स, इसी हमारे तेलंगाना के राष्ट्र में ऐसा कोई भी लोकसभा पार्लियामेंट नहीं है जहां पे इतनी गरीबी पड़ी हुई है, जहां 40 साल एक ही व्यक्ति राज कर रहा है, लेकिन वहां आज कुछ नहीं है। वहां से आयुर्वेद हॉस्पिटल निकाल के फेंक दिया गया है, वहां से यूनानी फेंक दिया गया है, वहां से अभी हाई कोर्ट भी बदल रहे हैं, वहां से एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निकाल दिए गए हैं। अगर ये तरक्की है क्या? असद साहब का खुद का हॉस्पिटल में 50,000 एक रूम का रेंट है हैदराबाद में, उनका खुद के हॉस्पिटल में। बताइए तो सही, अगर वो प्रिंसेस असरा चैरिटेबल हैं तो प्रिंसेस असरा जी से बात कर यानी आप ये कह रही हैं माधवी जी कि दरअसल जिस हैदराबाद को हम आईटी हब के तौर पर देश और दुनिया जानती है, वो हैदराबाद वो हिस्सा नहीं है जहां पे असदुद्दीन ओवैसी
शासन कर रहे हैं, जहाँ के वो सांसद हैं, वो हिस्सा जहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी है वहाँ पर मुस्लिम या फिर जो वोटर्स हैं उनको पीछे रखा गया है। तालीम मुस्लिमों को नहीं दी गई ताकि वो सही और गलत का फैसला ना कर सके। उनको जो है तमाम जो वो ज़रूरी बेसिक नीड्स हैं उन नीड्स से दूर रखा गया ताकि वो असदुद्दीन ओवैसी पर डिपेंडेंट रहे। आप ये कह रही हैं? ये भी कह रही हूँ, व्हाट इज आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि आप माइनॉरिटीज होने के नाते आपके खुद के कुछ उसूल होते हैं, आपके मजहब के कुछ उसूल होते हैं, और इस्लाम में लड़कियों को एक वेश धारण जो वेशभूषण होती है हम उसकी मर्यादा करते हैं, हम उसके कदर करते हैं। इसीलिए किसकी? हिजाब की बात करें। कर्नाटका में जब आपकी सरकार थी तब तो मुझे खत्म करने दीजिए मैम, इसलिए मैं ऐड कर रहा था, कर्नाटका में जो आपकी सरकार थी तो विवाद तो हिजाब को लेकर ही हुआ था। वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आर्टिकल 30 के हिसाब से मद्रासों में हिजाब पहनने का उनको हर प्रकार का हक है। इसीलिए माइनॉरिटीज को वहां पे सेंट्रल सिलेबस से भी इसी लेकर जो राष्ट्र में वो है, स्टेट में है, वहां का सिलेबस लेकर वो लोग हर प्रकार की अंग्रेजी पढ़ाई उनको दे सकते हैं। जो फैसिलिटी यानी यही बात हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदू ऐसा कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं खोल सकते हैं जहां पे वो लोग भगवत गीता या कुछ भी उन लोगों को पढ़ा सकते हैं। जब इतना बड़ा फैसिलिटी उनके पास 75 इयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो मद्रासों में आप क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ाई देकर बच्चों की तरक्की नहीं सोच रहे हैं? आप कौन रोका है आपने? आप उनके खिलाफ कंटेस्ट कर रही हैं, कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन अभी तक तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर यही इल्जाम लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम ऑफ बीजेपी है। अरे भैया, अगर हमको यहाँ के अधिष्ठान ने हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए ठहरने के लिए मौका दिया है तो आप सब जान लीजिए कि ये बिल्कुल झूठ है। असदुद्दीन ओवैसी जी या AMIM बीजेपी का बी टीम नहीं हो सकते हैं। जहां मेरे जैसे निडर इंसान को ठहरा है, इसका बस एक ही सबूत है कि वो कभी भी भाजपा के बी टीम नहीं बन सकते हैं, और सच्चाई हम आपके सामने लेके आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं अभी ऑल द बेस्ट ही कहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से कंटेस्ट करें और वोटर्स के सामने एक अच्छा ऑप्शन रहे कि उनको किसके साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।